हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 15 जून को कंडक्ट करा ली गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो आइए इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर फर्स्ट के भाग सेकंड हिंदी के सही और सटीक पूरे 50 प्रश्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी के पूरे सही और सटीक 50 प्रश्नों की श्रृंखला। तो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था समुद्र का पर्यायवाची क्या है। तो जो समुद्र का पर्यायवाची था वो कौन सा था, इसमें ये वाला सही था, अर्नब। अगला क्वेश्चन हमारा था कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि है। तो सच्चिदानंद में व्यंजन संधि है। जो हमारा अगला क्वेश्चन था मांस खाने वाले के लिए एक शब्द, इसका सही ऑप्शन है समिस। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या है। तो उसमें कुछ ये ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो ये था भानु प्लस उदय। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, नेत्री, ये सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यथाशक्ति में समास क्या है। तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। हम सब जानते हैं कि पहला पद इसमें अव्यय होता है, जैसे इसमें यथा, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है भारत भारती के लेखक कौन है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन था सांप का पर्यायवाची क्या है। सांप का पर्यायवाची बयाल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सात्विक भाव के प्रकार हैं वो है 8। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजन पूछे गए थे। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा। ये जो ऑप्शन है सा, हा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन है एक पंक्ति दी गई थी कि 3 बेर खाती सो वो 3 बेर खाती में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, यहाँ पर अलंकार है यमक। क्योंकि यमक में होता है कि एक ही शब्द है, ये 3 बेर और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पर अलंकार यमक है। अगला क्वेश्चन था रस के कितने अवयव होते हैं। तो रस के 4 अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शाखा मेरक का पर्यायवाची क्या है। तो शाखा मेरक का पर्यायवाची क्या होता है, वानर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाती है। तो जो भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है वो वाक्य कहलाती है। क्योंकि भाषा की जो इकाई होती है वो ध्वनि होती है, फिर जब वो सार्थक इकाई होती है वो शब्द कहलाती है। अब जब शब्द किसी सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वो पद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था कि पूर्ण सार्थक इकाई, तो पूर्ण सार्थक इकाई भाषा की वाक्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन था कि अज्ञ का अर्थ बताइए। इसमें ये ऑप्शन है जो कुछ भी ना जानता हो, यज्ञ करने वाला, यज्ञ ना करने वाला, सब कुछ जानने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो कुछ भी ना जानता हो। क्योंकि ज्ञ का मतलब ही होता है जानने वाला और आ का मतलब नहीं, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो वो क्या कहलाएगा, अज्ञ। अगला क्वेश्चन है हमारा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें ये तरुण के कई तरीके से रूप लिखे थे जिसमें शुद्ध चयन करना था। तो शुद्ध कौन सा होगा, ये वाला तरुण। हमारा जो अगला क्वेश्चन था
शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब शब्द के ऐसे अंश जो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सब लोग जानते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन था, सीधा सादा में समास है। सीधा सादा में समास कौन सा है? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन था, निर्गुण का संधि विच्छेद। तो निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर प्लस गुण। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये हलंत वाला जो था ये वाला सही है, ये सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन मुहावरा पूछा गया था कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। और ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए। अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर और भी ऑप्शन होंगे, उनमें पूछा गया था कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो उसमें जो सही आंसर था वो था छवि। छवि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन रस का अंग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और प्रभाव। तो ये जो प्रभाव है ये रस का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन था, गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं। ये एक वाक्य लिखा था और पूछा गया था कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? और ऑप्शन थे लिंग संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है या वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी, क्योंकि ये जो रचयिता लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पर या के ऊपर यहाँ से छोटी की मात्रा चढ़ती है, ये आगे चा पे चढ़ी थी, इसलिए ये रचयिता गलत लिखा था, इसलिए इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? ये जो कवित्व है ये वार्णिक छंद है, ये मात्रिक छंद नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि चारू चंद की चंचल किरणें, ये एक पंक्ति दी गई थी और पूछा गया था इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था कि चारू चंद की चंचल किरणें, इसमें चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओ कैसा शब्द है? ओ विस्मयादि बोधक शब्द है, इसे विस्मयादि सूचक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन था, से कारक चिन्ह करण के अलावा और किसका होता है? जैसे जो करण कारक चिन्ह होता है उसका भी जो कारक चिन्ह होता है करण का वो भी से होता है। तो इसमें यही पूछा गया था कि करण को छोड़ के बताना है कि से किसका कारक चिन्ह है। तो से हम सब जानते हैं अपादान में भी होता है, अपादान से, क्योंकि इसमें अलग होने का भाव होता है अपादान में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है, तो ये से अपादान कारक का भी चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में विलोम का युग्म नहीं है, मतलब ऐसा युग्म इसमें छांटना था जो विलोम नहीं है। तो स्याह और सफ़ेद, क्योंकि स्याह का मतलब काला होता है और सफ़ेद ये तो विलोम होगा एक दूसरे के। ये सुसुप्ति और जागरण, इसमें का मतलब ये सोया हुआ ये जागा हुआ, इस टाइप से ये दोनों भी विलोम हो गए, ये भी विलोम है। ये रहित और विहीन, इसका दोनों का मतलब सेम ही होता है, रहित और विहीन, तो ये समानार्थी शब्द है, विलोम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन था, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द योग में, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे रोगमुक्त, रसभरा, रोगयुक्त और मदमस्त। रसभरा, रोगयुक्त और मदमस्त तो होगा नहीं, क्योंकि अपादान में
अलग होने का भाव होता है, तो रोग मुक्त। यहाँ पर रोग से मुक्ति मिल रही है, मतलब रोग से अलग हो रहे हैं, तो अपादान तत्पुरुष का जो युग्म होगा तो ये वाला होगा रोग मुक्त। अगला क्वेश्चन था, कवित्त छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कवित्त छंद में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 31, और ऑप्शन में नहीं मिल पाए हैं। अगला प्रश्न था, अंधा क्या चाहे दो आंखें, इसका अर्थ पूछा गया था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अगला प्रश्न था, निम्न में शुद्ध का चयन करें, और 4 शब्द दिए गए थे जिसमें शुद्ध शब्द का चयन करना था। एक उसमें दिया गया था ये आशीर्वाद, एक था उज्ज्वल, 2 और भी थे वो भी गलत लिखे थे। जो शुद्ध लिखा था वो लिखा था ये आशीर्वाद। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो पूछा गया था, निम्न में अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है? तो जो अर्ध सममात्रिक छंद होता है वो होता है सोरठा। चौपाई ये तो सममात्रिक छंद होता है, तो ये तो होगा नहीं, रोला भी नहीं होगा, तो इसका जो अर्ध सममात्रिक छंद क्या होता है? सोरठा। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था, कर्म शब्द किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है? कुछ इस टाइप से ही क्वेश्चन था। अब थोड़ी सी भाषा हो सकता है इधर उधर हो गई हो, लेकिन उसका भाव यही था कि कर्म शब्द जो आया है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कर्म, तो कर्म का जो तद्भव रूप है एक तरीके से वही है ये कर्म शब्द किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो इसका ऑप्शन तो तद्भव प्रक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेंटेंस लिखा था, मदन ने भोजन किया, और पूछा गया था कि ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्या या प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। संदेह भी नहीं है, संदेह में संदेहवाचक कुछ शब्द आते हैं, शायद ऐसा होगा, शायद वैसा होगा, ऐसा भी नहीं है इसमें। इसमें ये एकदम सीधा सा लिखा है कि मदन ने भोजन किया, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विधिवाचक। अगला हमारा जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है क्या में ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि गलत पर्यायवाची युग्म का चयन करें, मतलब ऐसा युग्म का चयन करें जिसमें जो पर्यायवाची दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन था अग्नि, अग्नि का आग, अनल और वात, ये दिया गया था। दूसरा था जल का, उसमें दिया गया था नीर, सलिल और वारी। अगला ऑप्शन था जिसमें कहा गया था भवन का, सदन, आलय और निलय। तो इसमें जो ये अग्नि का है ये गलत होगा, क्योंकि अग्नि के ये दोनों तो सही लिखे हैं आग और अनल, लेकिन ये जो वात लिखा है ये गलत लिखा है, क्योंकि वात तो वायु का होता है, हवा का, इसलिए ये वाला ऑप्शन पर्यायवाची युग्म गलत है। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो चा वर्ण जो होता है वो दंत नहीं होता है, चा तालु वर्ण होता है, जबकि ता, था, दा ये दंत वर्ण होते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो था जड़ हिलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जिसमें पहला ऑप्शन था झगड़ा करना, दूसरा था किसी की स्थिति बिगाड़ देना, तीसरा था उथल पुथल करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी की स्थिति बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन था निम्न में वह युग्म चुनिए जो विलोम नहीं है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन था वो था लौकिक, सांसारिक, प्राचीन और अर्वाचीन, ससीम और निसीम, स्थावर और जंगम। तो यहाँ पर जो प्राचीन और अर्वाचीन, क्योंकि प्राचीन का मतलब पुराना, अर्वाचीन का मतलब नया, ये दोनों तो विलोम है, तो ये तो सही लिखे हैं। स्थावर, जंगम ये दोनों भी विलोम है, ससीम और निसीम ये दोनों भी विलोम है, लेकिन हमें वह युग्म चुनना है जो विलोम नहीं है। तो लौकिक और सांसारिक ये दोनों विलोम नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था निम्न में शुद्ध वाक्य है। तो 4 सेंटेंस लिखे थे, उसमें हमें शुद्ध वाक्य छांटना था। तो जिसमें पहला जो ऑप्शन था वो था उनके एक पुत्र है, अगला था उनका एक पुत्र है, अगला था उनको एक पुत्र है। तो इसमें राइट कौन सा होगा? उनका एक पुत्र है, ये वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्न में वार्णिक छंद नहीं है। पहला ऑप्शन था हरिगीत का,
दूसरा ऑप्शन था द्रुत विलंबित, तीसरा था मालनी, चौथा मुझे मिल नहीं पाया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो होगा हरिगीत का, ये वार्णिक छंद नहीं है। हमारा जो अगला क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि निम्न में द्वंद्व समास के संदर्भ में सही क्या है। तो ये एक तरीके से द्वंद्व समास की परिभाषा ही पूछी गई थी कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, जिसमें पहला ऑप्शन था जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दूसरा था जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, तीसरा था जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। तो इसमें जो सही क्या हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, क्योंकि हम सब जानते हैं जो द्वंद्व समास होता है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक सेंटेंस दिया गया था, कुछ राधा ने स्थान प्राप्त किया और खाली जगह छोड़ दी गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर तृतीय भरना था। तो तृतीय जो ऑप्शन थे उसमें कई तरीके से लिखा था, उसमें गलत तरीके से भी लिखा था तृतीय और सही तरीके से भी तृतीय लिखा था। तो उसमें जो शुद्ध रूप भरना था वो ये वाला तृतीय रूप भरना था उस सेंटेंस की खाली जगह में। और जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपमेय उपमान को बिंब प्रतिबिंब के रूप में दिखाया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये प्रतीप तो होगा नहीं, पुनरुक्ति भी नहीं था, तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था दृष्टांत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं या किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो था ब्राह्मी लिपि। अब आप सोचते हैं कि हिंदी तो देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है, लेकिन भारत में तो हिंदी के अलावा भी और गुजराती, मराठी ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो सबकी उत्पत्ति एक तरीके से पूछी गई थी, यहाँ पर भारतीय भाषाएं कहा गया था। तो भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई हैं, तो वो है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन था कि मुहावरे का उद्देश्य होता है, इसमें पहला ऑप्शन है लक्ष्य अर्थ, व्यंग अर्थ और दो ऑप्शन होंगे। इसमें जो मुहावरे का उद्देश्य होता है वो होता है लक्ष्य अर्थ प्रकट करना। अगला जो हमारा क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया था कि पूजा का समानार्थी नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन था अर्चना, दूसरा था विकास, तीसरा वंदना, चौथा आराधना। तो यहाँ पर ये जो विकास है ये पूजा का समानार्थी नहीं है, क्योंकि पूजा का मतलब अर्चना, वंदना, आराधना तो होता ही है। हो सकता है क्वेश्चन थोड़े इधर उधर या ऑप्शन हो गए हों, लेकिन क्वेश्चन यही थे जो पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।